अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। अपने तबसरा निगारों के आज के पैनल का तारुफ करवाने से पहले आज के मौजूआत की तरफ चलते हैं। दुनिया भर के अंदर इंसानियत ने अब तक जो बेहतरीन निज़ाम हुकूमत वज़ा किया है, वो निज़ाम हुकूमत है जिसके अंदर अवाम की से हो, अवाम की राय का एहतराम किया जाए। उसको उर्फ आम में हम जमहूरियत कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ अशकाल जो हैं वो दुनिया के हर उस मुल्क के अंदर हैं जहां पे इंसानों को डिसीजन मेकिंग के अंदर शरीक किया जाता है, वहां के रहने वालों को, और उसके नतीजे के अंदर जो वसाइल होते हैं रियासती सतह पर उनकी तकसीम ईमानदाराना और इस तरह ईमानदाराना तरीके से अमल में आती है। ऐसे वो तमाम मुआशरे जिनके अंदर जमहूरियत जो है वो इस ईमानदारी को डिलीवर नहीं कर पाती, उन मुआशरों के अंदर तजब्जुब होता है, उनके अंदर जो है वो बेचैनी होती है, और वो बेचैनी जो है उन मुआशरों को तबाह बर्बाद कर देती है। और जब मुआशरे जो हैं वो डिसइंटीग्रेट करते हैं तो फिर जुग्राफियाई अमल उसके अंदर खशो खशा की तरह बह जाता है। आज हम बात करेंगे अपने हमसाया मुल्क भारत की। वक्तन फवक्तन और पे दर पे मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्टें उसके अंदर मौजूद जो एक डिकेइंग प्रोसेस है उसको इंडिकेट करती रहती हैं। अगरचे वहां की जमहूरियत उसको अनडू कर लेती है, लेकिन अब चूंकि वहां पे जमहूरियत जो है वो एक इंतहा पसंद दाएं बाजू की पार्टी के हाथ आ गई है, जिसका बुनियादी मंशूर ये है कि अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदुस्तान में रह सकते हैं, अगर आप हिंदू नहीं हैं तो आपको हिंदू होना पड़ेगा। घर वापसी की बकायदा वहां पे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मुहिम है, जिसके अंदर ऐसे तमाम लोग, जिसकी बेसिक फिलॉसफी ये है कि इस वक्त जितने भी दूसरे मजाहब बड़े सगीर में और खास तौर पे भारत के अंदर पाए जाते हैं, ये बुनियादी तौर पे हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं। मुसलमानों को भी वो इसी सफ में शुमार करते हैं, और सिखों का, वाल्मीकियों का, जैन का, इनका तो तस्करा ही क्या। 1947 के से पहले जो मर्दमशुमारी हुई थी, उन्होंने इन सब को एक धोखे के जरिए हिंदुओं में शुमार करवा लिया था। तो नतीजे के तौर पे उनके तो हकूक की बात करना वैसे ही वहां पे गर्दन जदनी ठहरा है। भारत के जो सिख हैं वो इस वक्त गुज़िश्ता कई महीनों से एहतजाज पर हैं, लेकिन सदके जाइए वहां के ब्राह्मण मीडिया से कि उनकी कवरेज और उनकी बातें हर गुजरते दिन के साथ मीडिया से गायब कर दी गई हैं, बल्कि उनके खिलाफ एक मुहिम जारी है। अगर हम आलमी सतह पे देखें तो सीएनएन फ्रीडम प्रोजेक्ट के तहत एक डॉक्यूमेंट्री 13 को सीएनएन पे चलाई गई, और जिसके अंदर फोर्स लेबर के हवाले से जो बात की गई है, आधे घंटे की अगरचे वो डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन उसमें जो फोर्स लेबर की बात की गई है, उस फोर्स लेबर का मेजर हिस्सा जो है दुनिया भर की फोर्स लेबर का, वो भारत के अंदर पाया जाता है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि फ्रीडम हाउस रिपोर्ट 2021 की जो आती है, उसके अंदर भी भारतीय मुआशरे चूंकि बड़ा पॉपुलेशन है तो वायलेशन का लेवल भी बड़ा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का लेवल भी बड़ा है। वहां पे एक सिल्क सिल्क इंडस्ट्री के हवाले से जो रिपोर्ट जारी की गई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बहुत सारे मिलियंस ऑफ खवातीन जो हैं वो 12 घंटे की इन ह्यूमन ड्यूटी करने के बाद भी $2 से $3 का इफ्जाना ही ले पाती हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो है जो मिनिमम वेज है उससे तकरीबन 30% बनता है। अब आ जाइए, डेली डे पर डे की बात कर रहा हूं। अब आ जाइए अगली रिपोर्ट की तरफ, जो कि यूनिसेफ की वुमेन के बारे में रिपोर्ट है, जो कि जारी हुई है 2021 में जारी की गई है। उस रिपोर्ट के अंदर इस खदशे का इजहार किया गया है कि पैंडेमिक के बायस दुनिया भर के अंदर अंडर एज मैरिजेस यानी कि कमसिनी की शादियां जो है उनका खदशा बढ़ गया है, और उस खदशे के नतीजे में जाहिर है यहाँ पे बच्ची की उम्र और सेहत जो है वो स्टेक पे लग जाती है। पूरी उम्र के लिए पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं उसकी जात के हवाले से और उसकी सेहत के हवाले से, और अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा इसके लिए एक कमीशन कायम किया हुआ है जिसके ऊपर रिपोर्ट भी करता रहता है, और उन मुल्कों को
वार्न भी करता रहता है। ये जो अंडर मैरिजेज हैं, इनका सबसे बड़ा शिकार जो है वो भारत होगा इस रिपोर्ट के मुताबिक। अगर हम दूसरी तरफ आ जाए तो ये भी हम देखते हैं कि आरएसएस की एक ऑनस्लॉट है। आरएसएस मदर पार्टी है बीजेपी की, और ये एक आर्म्ड फाशिस्ट ग्रुप है जो कि हिटलर से इंस्पायर होकर तश्कील दिया गया था। इसका निशान भी वही है जो हिटलर साहब का है। सुपरा नेशनलिस्ट ये ग्रुप जो है, इसका ख्याल है कि घर वापसी जो है एक फेयर गेम है, और इसके तहत तमाम वो नॉन हिंदूज जो है उनको फोर्स्ड कन्वर्शन के जरिए वापस लेके आना चाहिए। और इसमें दूसरे मजाहब के, और खास तौर पर इनके अंदर सिख्स हैं, हिंदूज हैं, उनकी खवातीन से शादी करना भी शामिल है, जिसको बकायदा फाइनेंस किया जा रहा है। हम किस दुनिया में रह रहे हैं, आप अंदाजा फरमाइए। ऐसी सूरत के अंदर जब उस मुआशरे में मौजूद जितने भी ग्रुप्स हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, उसके अंदर एक 7-8% ऑफ टोटल पॉपुलेशन का जो ग्रुप है वो काबज है, और वो बाकी ग्रुप्स को उनका ड्यू शेयर नहीं दे रहा, तो क्या उस सोसाइटी की सस्टेनेबिलिटी जो है वो मौजूद है? ये वो सवाल है जो लेके आज हम अपने पैनलिस्ट की तरफ से जाएंगे, और ये हमारा पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल जो आज हम करेंगे कि पाकिस्तान में एकदम हुकूमत को ख्याल आया है, ये हम छाया मुल्क से हम छाल मार के अंदर आ गए। हाँ, ये जो पाकिस्तान में हुकूमत को एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन करवाने का जो भूत सवार हुआ है, और इसमें जो उन्होंने पुलिस को अख्तियारात सौंपे हैं, पुलिस हस्बे साबक, हस्बे रवायत और हस्बे शोहरत उसके अंदर फिर दिहाड़ी लगाने पे उतर आई है। अगरचे लोगों को एहतियात करनी चाहिए, और अब तो ये कह दिया गया है कि आप अपनी गाड़ी में बैठे भी ड्राइव कर रहे हो तो मास्क लगा के रखें। अगर आप भले एक भी हो, और मैं तो भाई इसको फॉलो कर रहा हूँ रिलीजियसली, घर से बाहर निकलते हुए मास्क लगा के जाते हैं, घर में बैठे हुए भी जब कोई साहब तशरीफ आए ले आए तो मास्क का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमारी जान के लिए भी बेहतर है और दूसरों की जान के लिए भी बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद जो सिलसिला चल रहा है कि जो पुलिस को अंधे अख्तियार दिए गए हैं, इनका क्या होगा? अपने पैनलिस्ट के जाने से पहले जो है वो एक खबर है, उसके ऊपर जाती तबसरा बहुत जरूरी है। और वो खबर ये है कि शौकत तरीन साहब का नाम जो है वो फिर आया है। तो शौकत तरीन साहब जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। हमाद अदर साहब जो है वो तो एक केयर टेकर मिनिस्टर के तौर पर लाए गए हैं। ये प्रोपेगंडा उन सहाफियों की तरफ से किया गया है जो कि साउथ पंजाब का रोना जो है वो दिन रात रोते रहते हैं, और साउथ पंजाब का नाम लेके वो बाकी के पंजाब को गाली बकना अपना जो है वो जद्दी पुश्ती हक समझते हैं। ये साउथ पंजाबी जो है, इनको इस बात का पता नहीं चला कि कल के एक दिन साउथ पंजाब के वजीर आला जनाब बुजदार साहब ने कल के एक दिन के अंदर साउथ पंजाब के लिए जो सेक्रेटेरिएट बनाया गया था उसके तमाम अख्तियारात वापस लेते हुए उसे खत्म कर दिया है। ये इस पे नहीं फूटेंगे, वो अपना पेड प्रोपेगेंडा में, सॉरी पेड का लफ्ज इसमें डिलीट कर दिया जाए, अपना प्रोपेगेंडा करने पे लगे हुए हैं कि शौकत तरीन जो है वो बंदा है। जहां तक मेरी याददाश्त साथ देती है, मुझे करेक्ट किया जाए अगर मैं ये गलत कोट कर रहा हूं, एक केस के अंदर इफ्तिखार चौधरी साहब ने शौकत तरीन साहब को डिस्क्वालीफाई किया। उसके बाद, और डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल के लिए होती है कि 5 साल आप कोई सरकारी ओहदा नहीं रख सकते। अब जाहिर है कि उनको चौधरी साहब को गए हुए भी काफी अरसा हो गया, तो इसलिए हम फर्ज कर सकते हैं कि उनकी वो डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो चुकी होगी। लेकिन गुज़िश्ता दिनों आतफ आतफ मियां वाली, अगर आपको याद हो आतफ मियां साहब कौन, और उनके लिए उनके उनकी सरबराही में या उन वाली जो एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई थी इकॉनमी के अंदर, उसमें शौकत तरीन साहब शामिल थे। क्योंकि आतफ मियां की अपॉइंटमेंट के ऊपर फटा पड़ गया था, और कुछ लोगों ने उनके हवाले, उनके जो हैं वो ख्यालात के हवाले से भी, ख्यालात तो हैं होंगे ही होंगे, लेकिन उनके अकायद के हवाले से भी उनके ऊपर तनकीद की थी, और कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी कि इमरान खान साहब उसके ऊपर एक खूबसूरत यू टर्न मार गए, और उस काउंसिल का कभी कोई इजलास हुआ ही नहीं। यानी वो जहाज था जो टेक ऑफ से पहले ही क्रैश कर गया, और वो काउंसिल कभी वजूद में आ ही ना सकी। आप उसके मेंबर नामजद थे,
आज ही उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात पॉइंट आउट की है कि उनके खिलाफ नैब के बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं और उन केसेस के फैसले तक वो कोई ओहदा कबूल नहीं करेंगे ताआन के वो वहां से बरी हो जाए, और जब वो उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी तो फिर उसके बाद वो ओहदा कबूल कर लेंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मामला वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में है। अगर इमरान खान साहब चाहेंगे तो उनके रास्ते के सारे कांटे बहुत एहसनो खूबी चुन लिए जाएंगे। तो इसलिए ये जो है, मैंने कहा कि ये कुछ चीजें चूंकि प्रोपेगेट की जा रही हैं, उसमें हवा भरी जा रही है और तरीन साहब ने खुद ही वो हवा निकाल दी है। तो हम जरा थोड़ी सी आपकी आगाही के लिए ये भी अर्ज करते चले। आज के मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते चले। आज लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है जनाब अब्दुल्ला मलिक साहब ने। अब्दुल्ला मलिक साहब जो है लीगल फर्टर्निटी का बहुत बड़ा नाम है, और जनाब आप इनको हमारे प्रोग्राम में मुलाहिजा करते रहते हैं और बड़े नरम दमे गुफ्तगू हैं। हाँ, और गर्म दमे जुस्तजू है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है जी। हर जगह पे जहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हो, भले वो इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, गुजरांवाला हो, फैसलाबाद हो, मुल्तान हो, कराची हो, ये पहुंचे होते हैं जी वहां पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मलिक साहब आपका तशरीफ लाने का। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब अरसलान रफीक भट्टी साहब, हमदम दरीना और सीनियर सहाफी और तजिया निगार हैं। और आज हमें हमारा एजाज के साबर शाह साहब एडिटर इन्वेस्टिगेशन जो है जंग ग्रुप, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आप इनकी पुरमख्त खबरें जो है वो जंग और दी न्यूज के सफा अव्वल पे मुलाहिजा करते रहते हैं। इनका अपना वीलॉग भी है जो ये कभी कभार करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका भी तशरीफ लाने का। अब्दुल्ला मलिक साहब से शुरू करते हैं। मलिक साहब, जमहूरियत जो है अगर वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करने में नाकाम हो जाती है, और बज़ाहिर ये जो मैंने आपको 3-4 रिपोर्टों का हवाला दिया है इंटरनेशनल मीडिया की, इंडिया सेंट्रिक है, ऐसी सूरत में सर उस सोसाइटी का क्या फ्यूचर देखते हैं आप? देखिए, आपने अपने इंट्रो में ही बड़ी डिटेल के साथ इंडिया में जो जिस किस्म के हालात चल रहे हैं और जो कुछ वहाँ पे हो रहा है और आरएसएस जो कुछ कर रही है और जो हिंदुआटा का जो एक कंसेप्ट उभरा था 2014 से लेकर अब तक, और जिसकी बुनियाद पर मोदी सरकार ने दूसरा इलेक्शन जीता था, और जिस तरह ट्रंप ने ये स्लोगन लगाया था कि सबसे पहले अमेरिका, ऐसे ही मोदी सरकार का भी यही स्लोगन था कि हिंदुइज़्म पहले और बाकी चीज़ें बाद में। तो बड़े अफसोस की बात यह है कि इतनी बड़ी जमहूरियत होने के बावजूद और दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी की एक स्टेट रखते हुए उस जिस किस्म के हालात इंडिया में हो रहे हैं निचली ज़ात के लोगों के साथ, और दुनिया में सबसे बड़ी जो भी एक तहरीक चल रही है किसानों की, आपने बिल्कुल सही कहा कि वहाँ का जो एक बायस मीडिया है वो ज़रा भर भी उनके एफर्ट्स को नहीं दिखा रहा, और कितने महीनों से वो लोग सड़कों पर अपने हक की खातिर बैठे हुए हैं और स्लोगन रेज कर रहे हैं। इसकी बड़ी देखिए दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया एक सब बड़ी जमहूरियत है और उसका एक बड़ा नाम है, और वो कॉन्टीन्यूसली जिस तरह हम आज़ाद हुए वो भी आज़ाद हुए और वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है। दूसरी बात ये है, और इसी बुनियाद पर इंडिया में जो कुछ होता है वो दुनिया उसको कवर कर लेती है। जैसे कश्मीर में आपने देखा होगा 370 का खात्मा, और उसके बाद जो कश्मीरियों के साथ सब जेल बनाकर उन्होंने वहाँ पर किया, उनको मिनॉरिटीज़ में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, और वह जो हिंदुज़म पर रखने वाले रिजिड पसंद लोग हैं उनको वहाँ पर आबाद किया जा रहा है और उनकी अक्सरियत को मिनॉरिटी में बदला जा रहा है, और वो भी दुनिया की आंखों से ओझल हो गया और सब कुछ, और वो उन्होंने कर भी लिया। दूसरी बात किसानों की एक तीसरी जो वेव चल रही है, आरएसएस आपने खुद भी बताया कि एक हिटलर से वो एक्सपायर एक ग्रुप है, और बीजेपी का एक फ्रंट एक वॉरियर है और आर्म वो लोग हैं, और जहाँ पर उनकी रियासत के इदारे काम नहीं करते वहाँ जाकर वो लोगों को मारते पीटते भी हैं जो एजिटेट कर रहे होते हैं, और उनको फोर्स कन्वर्जन पर भी मजबूर करते हैं। लेकिन उन दो चीज़ों पे वो सब कुछ छुप जाता है। एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के नाते वो जो उनका एक सो कॉल्ड स्लोगन है, दूसरा बड़ी चौथी इकॉनमी की बुनियाद पर। तो मेरा ख्याल है कि हम जैसे जो ममालिक होते हैं जहाँ पर छोटी सी कोई एक इंसिडेंट हो जाता है, जैसे कोयटा में या बलूचिस्तान के इलाकों में, तो इंडिया कितना ववेला मचाता है, उनका पूरे का पूरा मीडिया का नेटवर्क आप बैठ जाते हैं और वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा मौसर अंदाज में करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि 5th जनरेशन वार, हाइब्रिड वार के
वो ले जाते हैं, लेकिन हम इस किस्म का रद्द अमल देने में नाकाम रहते हैं। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अगर हम शुगर ट्रेड करने जा रहे हैं, शुगर की या कपास की, क्या इन दोनों चीज़ों करने से हमारे यहाँ गुर्बत में कमी हो जाएगी? क्या हमारे जो रिलेशनशिप हैं अक्रॉस द बॉर्डर वो ठीक हो जाएंगे? ये बदकिस्मती की बात ये है, और ये बात कहनी भी चाहिए कि अगर कोई सिविलियन प्राइम मिनिस्टर इस किस्म के इकदाम करता है तो कह दिया जाता है ये मोदी का यार है, गद्दार है। और यही कोई इस्टेब्लिशमेंट का हामी ग्रुप आकर ये चीज़ें करता है तो उसको वो अप्रिशिएट करते हैं। आपने देखा होगा कि मुशर्रफ के ज़माने में भी बैकडोर डिप्लोमेसी बड़ा एक अमन की आशा के नाम से चला था और उसको अप्रिशिएट भी किया गया था। अब भी एक प्रोग्राम होने जा रहा है, उसके बावजूद कि हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अपोजिशन के लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, हिंदुस्तान की जो अक्रॉस द बॉर्डर कार्रवाई हैं, उसके बावजूद हम कश्मीरियों की तरफ कहते हैं कि हम उनके सफ़ीर भी हैं, हम उनके लिए आवाज़ भी बुलंद करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम ट्रेड भी करने जा रहे हैं। तो ये जो ड्यूल पॉलिसी है ना हमारी खारजा पॉलिसी की, ये समझ से बाहर आ रहा है। और जो कुछ आपने कहा कि जो जहाँ वहाँ पर जो ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, ये एक क्रिटिकल इशू है। मेरा ख्याल है कि दुनिया को और यूनाइटेड नेशन के इदारों को क्रिटिकल ये चीज़ें देखनी चाहिए, इन चीज़ों से हट के। जमहूरियत का मकसद ये थोड़ी होता है कि अक्सरियत वाले लोग ताकत के जोर पर जो अकलियत में लोग हैं उनको उनके हकूक़ की हक तलफी करें, उन्हें मारे पीटें और ताकत के जोर पर उन पर जबर करें। और एक जो सुपरमेसी का कंसेप्ट है, एक मजहब की बुनियाद पर, एक रिलीजन की बुनियाद पर, एक कास्ट और क्रीड की बुनियाद पर, ये मेरे ख्याल कि हमें इसको बीइंग एक ह्यूमन बीइंग भी और बीइंग इंडिविजुअल भी कंडेम करना चाहिए, और हम इसको कंडेम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला मलिक साहब के बारे में अपने आप को ये तो तारुफ करवाया ही नहीं कि जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी का शुरू हुआ था इनिशिएटिव, और उसमें सेफमा साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन एक एनजीओ फोर फ्रंट पे थी, और अब्दुल्ला मलिक साहब उसके सेक्रेटरी भी रहे हैं। पता नहीं आजकल हैं या नहीं है, लेकिन ये उसके सेक्रेटरी रहे हैं। शाह साहब की तरफ, लेकिन आपने देखा कि फिर उसके नताज भी बड़े भुगतने पड़े। याद है ना आप? वो हमने देखा, ऐसा होता है। आपको नताज भुगतते हुए देखा, बिल्कुल देखा सर। भट्टी साहब, अपना शाह साहब की तरफ चलते हैं। शाह साहब, इस वक्त इंडियन मीडिया ये बात कह रहा है कि ये जो इस वक्त किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बेसिकली सिखों का प्रोटेस्ट है ना जी। फार्मिंग तो सिखों तक ही कमोबेश मौजूद है, तो इनको फाइनेंसिंग हो रही है कनाडा और सिंगापुर के सिखों की तरफ से। और इसी के साथ अगर हम जोड़ लें वो उस रेफरेंडम को जो कि ड्यू हो चुका है, सिखों की डिमांड है, उसके हवाले से वो जो इंडिया का हिस्सा रहने और ना रहने की बात जो उसमें की गई है, तो ये एक अजीबो गरीब किस्म की ना बेचैनी सी नजर आती है सर सोसाइटी के अंदर, विच मीन के वहां पे वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहे। बात बहुत दुरुस्त है। अब बात ये है कि आपको ये इंडिया की बुराइयां तो हम रोज बयान करते हैं, अभी आपने भी की, मलिक साहब ने भी की, मैं भी करता रहता हूँ। हमारा मीडिया भी किसी से पीछे नहीं। कुछ चीजें वो ये कि हमें कुछ सीखना भी चाहिए थोड़ा बहुत, और सिर्फ मजहब की बुनियाद पर नफरत करना मुनासिब नहीं। हमें कुछ चीजें सीखनी चाहिए। देखिए 66% इंडियन पॉपुलेशन रूरल है, आप जानते हैं। ये 50% इंडिया का जीडीपी देती है इनकी रूरल पॉपुलेशन। इंडिया के पास दुनिया के चौथे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, सबसे बड़े, 585 अरब डॉलर के। पॉपुलेशन 1 अरब और गालिबन 39 करोड़ से ज्यादा है। जीडीपी 2.8 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। मेरी आप बात समझ रहे हो साहब? इसके अलावा जीडीपी पर कैपिटा है $1877। अब ये तो फिक्र से इनको पाकिस्तान के साथ आप कंपेयर करने के लिए 7 से जरा दे दें हमारे जीडीपी को। इन्फ्लेशन 4.59%। आपकी इन्फ्लेशन हुकूमत कह रही थी 13% से ज्यादा बढ़ गई है। तो अब आप मुझे बताएं अनरेस्पॉन्स, रजी साहब 15%। आप एक सेकेंड वैसा मुझे बात कर जी कंटिन्यू कीजिएगा शाह जी। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर आप देखिए कि अनरेस्ट और सरासीनगी कौन सी पॉपुलेशन में ज्यादा होगी? वहां होगी जहां 13% से ज्यादा अफरातेदार है, जो एक्चुअली 17% से ज्यादा होगा, या वहां होगी जहां 4.59% का अफरातेदार है। अपनी एक्सपोर्ट्स को देख लें, ये 22, 24, 25 से आगे नहीं बढ़ती। उनकी 313 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स है यार। तो आप ये देखें 91 करोड़
उनके रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। 67.4% टर्नआउट है इलेक्शन में। 546 सीटें हैं लोकसभा के इलेक्शन की। कितनी शिकायतें आती हैं मुझे बताएं, रिगिंग की या ओवर स्टफिंग की या धांधली की? मुझे बताइए आपके कितने इलेक्शन वहां पे इफेक्ट होते हैं। सो जहां तक तो डेमोक्रेसी की बात है, तो उनका ये क्लेम आधा तो ठीक है, वो बड़ा साफ सुथरा इलेक्शन कराते हैं, तो हमारे बस में नहीं कि अगर हमारे 91 करोड़ वोटर होते तो। जहां तक रह गया ह्यूमन राइट्स के इश्यूज, इल्जाम हम पे भी हैं, उन पे बहुत ज्यादा है। वो तो किसी गैर हिंदू को रहने नहीं देते। आरएसएस की करतूतें हम सबके सामने हैं। फर्ज कीजिए कल को कह दे कि जी तालिबान भी हमारी मदद से बने या हमारे अंदर भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये चीजें थोड़ी सी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखनी पड़ेंगी, ऐनक बदल के देखनी पड़ेंगी। दुश्मन से भी बेहतर चीज ले लेनी चाहिए। ये अलहदा बात है, मुसलमान है, दुनिया हमारे खिलाफ है, वो हिंदू है, लिबरल है, डांस गाने की इजाजत है, और वो हमारी तरह हमारे मुल्क में तो दहशतगर्दी करवाते रहे। हमने कभी उनके मुल्क में दहशतगर्दी नहीं करवाई, वरना फिल्मों का भी बेड़ा गर्क होता, क्रिकेट और स्पोर्ट्स का भी बेड़ा गर्क होता, इनके बिजनेस का भी बेड़ा गर्क होता। तो ये सब चीजें हैं, इसका तमगा कौन देगा आपको या पाकिस्तान को या मुझे, ये देखने वाली चीज है। सो इन चीजों पे प्लीज मैं चाहता हूँ कि गौर किया जाए। और अब वक्त बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया और चाइना की एक्सपोर्ट देखें, सैकड़ों अरब डॉलर है। आपने आज एक्सपोर्ट खोली है मेरे ख्याल है 19 महीने और 22 दिन के बाद, और कितनी एक्सपोर्ट है? 5 अरब डॉलर भी नहीं है, और वो भी थर्ड कंट्री दुबई से होती है। मैंने जो चीजें आपके गोश गुजार की हैं एज अ बिजनेस स्टूडेंट, एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, मैं ये चाहता हूँ कि हम डेवलपमेंट जर्नलिज्म की तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दें। आपके गोश गुजार करता हूँ, आपके कोर्ट में गेंद फेंकता हूँ। मेरे दोस्त बैठे हैं आपके साथ, मैं चाहता हूँ मेरी बात अगर गलत है तो ये बताएं। आपकी बात सब एक बात है, मैं एक बात ऐड कर दूं, साहब एक बात ऐड कर दूं। मैं ये कह रहा था कि आपने बड़ी वो जो इम्पोर्टेंट बात की है, उनका ये ख्याल है कि चूंकि 88 के बाद जो खालिस्तान मूवमेंट थी इंडिया में ख़त्म हो गई थी, और इसको चूँकि वो जिनके वो सरकर्दा लीडर से वो कनाडा में ये इधर उधर शिफ्ट हो गए थे, वो समझते हैं कि ये यकीनन ये चीज़ बाहर से एक मूव चलाई जा रही है खालिस्तान की ओर से। दूसरी बात मैं आपको कहूँ, अगर ये देखिए, अगर ट्रेड के नाम पर कुछ हालात नॉर्मलाइज हो जा रहे हैं, तो एज ए एक्टिविस्ट हम ये कहते हैं कि अच्छी बात है, क्रॉस द बॉर्डर अमन के लिए कोशिशें करनी चाहिए और इनको कंटिन्यू रहना चाहिए, और फिर सिविल हुकूमत को भी मौका देना चाहिए कि वो भी अगर आए तो वो भी अगर पीस की बात करती है तो उसको माइंड नहीं करना चाहिए, उस पर गद्दारी के लेबल नहीं लगानी चाहिए। हम हमेशा से कहते आए हैं कि इंडिया के साथ हालात नॉर्मल होने चाहिए, पीस की बात होनी चाहिए, बैकडोर डिप्लोमेसी का होना चाहिए, और जो दोनों तरफ मुल्कों का आना जाना वो खोलना चाहिए, और जो ट्रेड है वो भी होनी चाहिए। जो कश्मीर का जो मसला है वो हमारा एक कलीदी एक स्लोगन है, और हम आज भी कश्मीरियों के साथ हैं कि उनको हक खुद इरादियत मिलना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि हमने किसी भी रहना है या नहीं रहना, ये उनको एक आज़ादी के साथ मौका मिलना चाहिए, ये इंडिया से हम जरूर कहा करते हैं। बिल्कुल ठीक है। बट अपने अरसलान भट्टी साहब, ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है वहां पे, और मैं चूंकि एक्सक्लूसिवली आज इंडिया को डिस्कस करना चाह रहा था, ज़ाहिर है बहुत सारी खराबियां हमारी सोसाइटी में भी हैं। अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो और कोई आम बंदे के लिए कोई रिलीफ मिल रहा हो, तो पाकिस्तान के अंदर भी तो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, वो ना हो, वो हम उसको फिर किस दिन अलग सेगमेंट में डिस्कस करेंगे, और साबिर शाह साहब को भी इनवाइट करेंगे ताकि हम बेहतर इनपुट और क्वालिटी इनपुट इसके अंदर दे पाए। लेकिन मुझे जरा इंडिया के पर्सपेक्टिव में बताइएगा, और वो ये है कि इतनी सारी रिपोर्टें हैं, घर वापसी का प्रोग्राम है सरकारी सरपरस्ती के अंदर, और ऐसी सूरत के अंदर वहां पे जो अनरेस्ट है, बट अपना भट्टी साहब, ये सारा जो है हमें कुछ करने की जरूरत है। बाय द वे, हमने 70 साल कुछ नहीं किया, आप भी करने की जरूरत नहीं है। हम तो उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड सोसाइटी के अंदर कोहेसिवनेस होती है, आपस में इंटीग्रेशन होती है, आपस में मिलना जुलना होता है। आप भी मेरे तकरीबन हम उम्र ही हैं, तो चले थोड़े से दो तीन माह काम होंगे आपसे, लेकिन अरसलान भट्टी साहब, आप और मैं देख रहे हैं जो कोहेसिवनेस, जो क्लोजनेस, जो इंटीग्रेशन इंडियन सोसाइटी में हमने 18 और 90s में देखी है, गुज़िश्ता सदी की 2 आखिरी दहाइयों में, वो हमें 2005 के बाद नजर नहीं आती। बीइंग एन इंडिपेंडेंट स्टूडेंट, मैं किसी प्रोपेगेंडे की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादा अनरेस्ट आई है,
और इसकी ज्यादा बड़ी आवाजें जो है वो हमें मोदी साहब के इक़्तिदार में आने के बाद और बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद सुनाई देना शुरू हुई है। उससे पहले इस तरह की आवाजें जो थी, इख्तिलाफी आवाजें, वो इतनी ज्यादा नहीं थी। मैं माइनस कश्मीर इंडिया की बात कर रहा हूं। अपने भट्टी साहब, भाई साहब, पहली बात आपने उम्र की है, तो जब जर्नलिज्म में आया था ना, तो जब मैं जिस कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ पे एक बड़े अच्छे बारिश किस्म के आदमी बैठे हुए थे। उनके कुछ बाल भी थे, थोड़े से ज़्यादा उनके बाल, वो अपने पाइप लगा के बैठे हुए थे, तो वो धुआं उड़ा रहे थे और वो उसके काले बाल थे उनके उस वक्त, और काफ़ी सारे बाल थे। तो उन्होंने पता चला जी कि वो रिजवानुर रहमान रजी साहब हैं, ये हमारे कॉमर्स रिपोर्टर हैं और जय्यद कॉमर्स रिपोर्टर हैं। लाहौर में 6-7 लोग हैं जो कॉमर्स करते हैं और ट्रेड करते हैं, उनमें से एक हैं, और इनको तकरीबन उस वक्त 10 साल हो चुके थे। तो ठीक है, उतना ही फर्क होगा मेरा आपका, ये तो होगी उम्र की बात। और उसके आगे जो थे एक साबित शाह साहब हमारे दोस्त हैं, वो बैठे हुए थे। उनके खैर सर पे तब भी बाल नहीं थे, अब भी नहीं है। तो वो भी पता चला जी कि वो भी कोई 7-8 साल उनको भी हो चले हैं इस फील्ड में आए हुए। लेकिन चलें, बहरहाल दोनों मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे बड़े हैं। रही साहब, जो बात आप कर रहे हैं कि इंडिया से इतनी सारी रिपोर्ट्स और एक्शन कोई नहीं, बात ये रही साहब कि इंडिया जो है वो आप जो मर्जी उसका कर लें, उनकी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है, उनकी एक ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रही है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस उनको क्या कह रही है, और उसके अलावा वो जो कॉमनवेल्थ वाले हैं वो क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक क्या कहती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक उन्हें क्या कहता है। रही साहब, उनकी वायलेशन कब नहीं थी? 1947 में उन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया, क्या वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं थी? फिर 1965 में जंग के दौरान जो कुछ उन्होंने किया, 1971 में उन्होंने जो कुछ किया, सियाचिन में उन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया, उसके बावजूद आजकल ये पिछले 2-3 सालों में जितनी LOC पर उन्होंने वायलेशंस की, उसके क्या वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस नहीं है? रही साहब, उसको कौन पूछेगा? कोई भी नहीं पूछने वाला। हम नाराज़ होकर जिस तरह होता है जी कि मैं मुंह दूसरी तरफ कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो ना सी भाड़ में जाइए, इस तरह काम नहीं होता। रही साहब, हमारा कोई ज़रा सा होता है ना मसला, वो बिल्कुल सही है कि जी इंडिया में उसका ववेला मच जाता है, उसका शोर आना शुरू हो जाता है कि जी ये हो गया फलां। आपके 10 हिंदू बाकायदा वहाँ पे मर्डर किए गए हैं, बाकायदा मैस मर्डर हुआ है उनका, लेकिन हमने क्या किया उसका? कुछ भी नहीं। उनके अपने भी वो कुछ नहीं, वहाँ लोकल पुलिस गई है, उन्होंने वो जो होती हैं पंचनामा जिसको वो कहते हैं अपनी ज़ुबान में, यानी FIR टाइप, रिपोर्ट टाइप, वो करके वापस आ गए हैं। हमने वो मामला कब उठाया, किस फोरम पे उठाया? किसी फोरम पे नहीं उठाया। हमने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल में नहीं उठाया, हमने अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं उठाया, हमने किसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई पिटीशन डाल देते, चलें ना एक्सेप्ट होती, वो तो हमें पता है हमारी औकात का, लेकिन चलें हम हुज्जत तो पूरी करें ना। रही साहब, हम तो हुज्जत भी पूरी नहीं करते हैं वहाँ पे। इंडिया की इकॉनमी साबिर शाह साहब ने बहुत एलेबोरेट तरीके से बताई कि जी उनकी इतनी इकॉनमी है। रही साहब, हमारे से कई गुना, 7 गुना, 10 गुना, 20 गुना बड़ी इकॉनमी उनकी चल रही है। उनको कोई परवाह नहीं है किसी भी छोटे मुल्क या बड़े मुल्क की। वो कहते हैं नहीं देता अमेरिका हमें पैसे, ना दे, एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं देता, ना दे, हमारे गरीब हैं, खुद ही ठीक हो जाएंगे, सोते हैं आसमान के नीचे सोते रहे। रही साहब, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप उनके बारे में बात जो है, जिस तरह वो प्रोपेगेट करते हैं, पूरी दुनिया में एक प्रोपेगेंडा वॉर उन्होंने शुरू की हमारे खिलाफ, हम उसका जवाब तो दे सकते हैं ना कम से कम। हम वो नहीं देते हैं। क्या कमजोरी है मैं नहीं समझता, मुझे नहीं पता कहाँ पे कमजोरी है, मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम हुकूमती सतह पर, बाकी सतह पर जो मामला आपने कहा जी कि माइनस, उसके माइनस कर देते हैं उसको। उसके बाद इंडिया ने हमारे साथ दोस्ती का हाथ कब बढ़ाया? हम हमेशा उसके जाके घुटनों को हाथ लगाया, हमने उनको इन्वाइट किया, हमने सारा कुछ किया। वो हमारे साथ दोस्ती करके राजी नहीं, और हमारी भी कई की दोस्ती है। अब आज वो आ गया जी कि हमने चीनी लेनी है। रही साहब, वो एक बंदे ने मेरे से एक सवाल किया, एक दुकान पे मैं गया शाम को भी, तो मुझे कहता जी जरा तुसी साफी गए हो दसना, एक काफरा दी चीनी जायज़ है? मैं एकदम परेशान ही, मैंने कहा ये क्या? उसने जवाब दे दिया, कहता जी वो तो बुत परस ने, उन्होंने तो गन्ना भी 2 नंबर तरीका, वो भी काफर है, तो चीनी असी खावांगे तो असी तो रोजे रखने ने। ये उससे बाकायदा मुकालमा कर रहा है वो एक बंदे से, और मैं उसके बीच में कूदा। मैंने कहा जी चीनी का कौन सा मजहब दीन होता है? और कहता जी तानू की पता, तुसी तो आके टीवी से सच झूठ बोल के निकल जाना होंदा, मुड़ के भुगतना तो असी है मौलवियां नूं। मैं बड़ा हैरान हुआ आज इस बात पे। रही साहब, तय ये पाया कि हम इंडिया का जो प्रोपेगेंडा है कम से कम उसका मुकाबला कर लें, या उनके जो वहां पे जो कुछ हो रहा है हमारा उनसे लेना देना नहीं है, लेकिन
हम आलमी इदारों को कम से कम वो तवज्जो ज़रूर उनकी करवाएं कि भाईजान ये देख लें ये हो क्या रहा है हमारे हमसाये में, हमसाया हमारा हमें तंग करता है, आपकी मेहरबानी इनको समझाएं। 3-4 फोरम से भी हम कर लेंगे तो उसमें से किसी एक फोरम का दरवाजा हमारे लिए खुलेगा, बात तो होगी ना, अभी तो बात ही नहीं हो पा रही। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। हमारे एक नीति रुकन रमेश कुमार साहब जो है, उन्होंने इंडिया के अंदर जो पाकिस्तानी हिंदुओं को बहला फुसला के ले जाया गया था और फिर उनका मर्डर किया गया, उसके ऊपर काफी ज्यादा उन्होंने भागदौड़ की, मुजाहरे किए, अक़वाम मुत्तहिदा को डोसियर और वो पेश की, लेकिन फिर जाहिर है कि वो अकेला बंदा कहां तक लड़ता। ये जी कुछ एकेडमिक डिस्कशन करने की कोशिश की हमने, लेकिन वो निकल कहीं और गई। बहरहाल अभी वक्फे पे जा रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल पे बात करेंगे प्रोग्राम में। फिलहाल वक्त वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर तीसरी वेव कोरोना की चल रही है। साबर शाह साहब, पहले तो हम इस बात पे परेशान थे कि हुकूमत जो है इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती। अब हुकूमत ने एक्शन लेना शुरू किया है, तो लाहौर के अंदर जो मीटिंग हुई है पंजाब में लॉकडाउन के लिए, कैन यू बिलीव कि वहां पे ब्यूरोक्रेसी ने 8 फार्चूनर का मुतालबा किया कि हमें 8 फार्चूनर खरीद के दी जाए इमरजेंसी बेस के ऊपर, क्योंकि हमने लॉकडाउन की निगरानी करनी है। और इसके अलावा पुलिस ने, ये हमारे इलाके में ही थाना निश्तर टाउन में ही मुझे कुछ लोगों को जमानत देने के लिए जाना पड़ा, तो पता चला कि वो बाजार से पैदल चलते हुए दुकानदार रेडी वाले गिरफ्तार करके ले आए हुए और उनको छोड़ने के लिए वो पैसे मांग रहे हैं। तो मैंने कुछ रायत करवा के एक बच्चा जो है उसको 1000 रुपए में रिहा करवाया, वरना 2000 से कम तो वो मान ही नहीं रहा था, वो जो पुलिस वाला था। तो जब हमें पता है कि हमारा सिस्टम इस तरह का प्लेग्ड है, तो हम ऐसे इकदाम की तरफ क्यों जाते हैं शाजी? कोरोना की जहां तक बात है तो आप यकीन कीजिए कि चूंकि बहसियत कौम मैं नहीं चाहता कि आपके प्रोग्राम पे कोई इतराज करे। हमें ये मानना चाहिए कि हम काफी ढीठ साबित हुए हैं। जब तक डंडा नहीं चलता हम ठीक नहीं होते, जब तक फौज नहीं आती हम ठीक नहीं होते। हम फौज के लगाए हुए कर्फ्यू में ठीक रहते हैं, पुलिस के लगाए हुए नाके पे हमें इतराज बड़ा रहता है। बात यह है कि अब यूरोप और अमेरिका में देखें, बड़ी तबाही हुई, बड़ी तबाही हुई। तबाही से 10 गुना ज्यादा होनी थी अगर अवाम अवेयर ना होती। उन्होंने हर सड़क पे आदमी निकलता है यूरोप में, उसे पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, और अगर उधर ठीक ना हो तो फौरन मौके पे जुर्माना करते हैं। सिंगापुर में अप्रैल 2020 में उन्होंने मास्क दिए लोगों को, लोगों ने पहने, और पिछले 6 महीने में सिर्फ 3 अमवात हुई है सिंगापुर में, ओनली 3, सिर्फ 3 अमवात। और ये वो मुल्क है जिसने बड़ी तेजी से इस पे काबू पाया। हमें अल्लाह की मदद हासिल थी, हमने 2 वेव्स पे काबू पाया, खुदा ने हमारी इज्जत रखी, हमारी मदद की। हॉस्पिटल्स में और वेंटिलेटर्स का वो हाल नहीं हुआ जो हो जाना चाहिए था या जिसका खतरा था। अब तीसरी वेव है, ना आवाम ने सीखा ना हुकूमत ने सीखा। देखिए बदकिस्मती से पंजाब के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं इस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो इस वक्त खुद कैंसर में मुब्तला हैं, उनकी कीमोथेरेपीज हो रही हैं। 71 साल उनकी उम्र है, वो हर जगह हर चीज को नहीं देख सकती। ओहदा उन्हीं के पास रहना चाहिए। उस्मान बुज़ार को ये चाहिए कि कम से कम एडिशनल ओहदा किसी और को दे दे। ये इस ओहदे पे तो बहुत काम करने की जरूरत है। कोई जवान आदमी हो जो दिन में 2-3 अस्पतालों का दौरा करे, जो हर तीसरे दिन 2-3 शहर फिरे। लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। लॉकडाउन की आप बात कर रहे हैं, चंद दुकानें बंद होंगी, मैं तो रोज फिरता हूँ, सारा कुछ ही मिल जाता है बाजार से। किस लॉकडाउन की बात कर रहे हैं? लॉकडाउन वो तो नहीं कि इधर नाका लगा दिया, मुझे इस सड़क से नहीं गुजरने देंगे, मैं पिछली सड़क से गुजर के अपना काम कर रहा हूँ, यानी मैं पेट्रोल खर्चूंगा, मुझे तकलीफ होगी। इस तरह का नाके तो नहीं लगाना चाह रहे आप जो आपने पहले लगाए थे। इस तरह कोरोना काबू आएगा मुझे बताएं आप? ना आवाम सीख रही है। आपकी अपनी करतूत ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं मैंने एहतियात नहीं की, उन्हें कोरोना हो गया। अल्लाह ताला उनको भी सेहतयाबी दे, प्रेसिडेंट साहब को भी दे, सबको दे, अल्लाह सबके बच्चों की खैर खैरियत रखे। स्कूल में इम्तिहान होते रहे, मैं 8-10 दिन से शोर मचा रहा था टीवी पे, स्कूलों को बंद करे, कोई कंपटीशन नहीं है हमारे बच्चों का किसी से। सारी दुनिया में तालीम इस वक्त तबाह हुई हुई है। ऑनलाइन इम्तिहान लें, अब भी O लेवल्स के इम्तिहान आने वाले हैं, ऑनलाइन इम्तिहान लें, खुदा का वास्ता है। अपनी फीसों के चक्कर में और इन प्राइवेट स्कूलों की ब्लैकमेलिंग या मोनोपोली के चक्कर में बच्चों को स्कूल मत भिजवाए, छुट्टियां कर दें मुसलसल
ऑनलाइन इम्तिहान ले, छोटे छोटे बच्चों को कोरोना हो रहा है। आज 2 बच्चे लाहौर के एक हॉस्पिटल में दुनिया से चले गए कोरोना की वजह से। यार इन्हें शर्म ही नहीं आती। बच्चे ना आए, टीचर आ गए स्कूल, फिर टीचरों को आने से मना किया कमिश्नर ने। क्या कर रहे हैं? माँ बाप वही फीसें दे रहे हैं, फीसों में कोई कमी नहीं हुई। ये शफकत साहब मेरा ख्याल है एक रस्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, चले जाते हैं। ये कोई हर 2 घंटे के बाद चीजें रिव्यू करते हैं सारे लोग मिलके। एनसीओसी में फौज भी है, फौज बराबर की हिस्सेदार है, कम से कम तायद जरूर करती होगी इन पॉलिसीज की, अगर फ्रेम नहीं कर रही तो फौज को भी मैं ये समझता हूँ मैसेज देना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जी रही सर, बिल्कुल शरीफ। मैं आपकी जो है बात को आगे बढ़ाते चलूं। कैम्ब्रिज ने जोन 1 के अंदर मौजूद तमाम मुल्कों के इम्तहान जो है वो खत्म कर दिए और पाकिस्तान के अंदर इम्तहान मुअत्तल नहीं हुए। इस रीजन के बाकी तमाम ममालिक के अंदर जोन 1 हुए इम्तहान मुअत्तल हुए हैं। और जनाबे शफकत महमूद साहब फरमाते हैं कि अगर 15 अप्रैल तक केसेस में कमी वाकई शुरू हो गई तो फिर हम इम्तहान की इजाजत दे देंगे, वरना फिर हम कैम्ब्रिज से बात करें। खैर ये एक अहम बात थी। बहुत शुक्रिया साबिर शाह साहब हमें ज्वाइन करने का। चलते हैं अब्दुल्ला मलिक साहब की तरफ। अब्दुल्ला साहब, किसी दोस्त को फोन कर लें तो आगे जो रिंगटोन लगी होती है वो ये है, और ये सरकार की तरफ से जारी की गई रिंगटोन है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके ताबन से हमने कोरोना पे काबू पा लिया। जब दिन में आप 15-20 फोन करेंगे और 15-20 दफा आपको ये बताया जाएगा कि कोरोना पे काबू पा लिया है, तो फिर कोई पागल होगा जो घर के अंदर बैठेगा। लोग कहेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये तो देखिए अभी टोन के ऊपर लगा हुआ है कि हुकूमत ने कोरोना के ऊपर काबू पा लिया, तो ये किस कोरोना की बात कर रहे हैं? हुकूमत के अपने अमाल के अंदर यकजहती या इंटीग्रेशन नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को ये यकीन ही है आर पारा। और दूसरा, हुकूमत की माशाल्लाह अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत बुलंदी पर जमीन की गहराइयों में जाके दफन हो गई है। ठीक है, तो इसलिए लोग बात नहीं मान रहे, जिसकी वजह से आपको और मुझे और इस मुआशरे को नुकसान हो रहा है। जनाब अब्दुल्ला मलिक साहब। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा और मुझे याद है कि यहीं बैठकर जब हम प्रोग्राम किया करते थे, और आपने तो माशाल्लाह कोविड के हवाले से बहुत सारे आगाही के लिए प्रोग्राम किए हैं, और हम कहा करते थे कि दुनिया भर में कोरोना पर काबू पाया जा रहा होगा, वहाँ पर इकदाम किए जा रहे होंगे, वैक्सीन लगाई जा रही होगी, और पाकिस्तान में वहाँ पर कोरोना शुरू हो रहा होगा, और जहाँ दुनिया ओपन हो रही होगी और पाकिस्तान के लिए दरवाजे बंद हो रहे होंगे। और यही सूरत हाल अब हमें नज़र आ रही है। और ये जैसे कि आपने भी कहा, ये किसकी वजह से नज़र आ रही है? ये कोई शक नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से, गलत तरजीहात की वजह से। देखिए ना, हुक्मरान जो होते हैं रोल मॉडल होते हैं। इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जिससे कोविड होता है और अभी तक उसका रिजल्ट भी नहीं आया था कि पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया, और वो बैठकर अपने उन लोगों से बातचीत करता है जिनका हुक्मरानी में करने में, गवर्नेंस में कोई रोल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो हैं कि स्पोक्स पर्सन है, मीडिया मैन है, कि आपने जाकर बाहर जाकर पॉलिसियों पे कोई नहीं बनानी, कोई महंगाई पे कंट्रोल नहीं करना, कोविड पे कंट्रोल नहीं करना। आपने अपोजिशन के लोगों को गालियां देनी है, उनका आप कट करते हैं, और दूसरी तरफ रात को कहते हैं कि कोरोना फैल रहा है, उसको ख़त्म कैसे करना है। आप जलसे जुलूस करते हैं, आपके जो स्पोक्स पर्सन है वो 15-15, 20-20 लोगों के साथ विदाउट मास्क जब प्रेस में आएंगे तो फिर उसका क्या हाल होगा। आपने देखा होगा लाहौर में ये अभी मार्च के मिड में जो आतिशबाजी हुई, आपने देखा होगा, हालांकि आतिशबाजी पे बैन है। जब कोई दूल्हा आतिशबाजी कर लेता है तो पुलिस 4 थानों की पकड़ने आती है, और मैं उस शादी में भी 27 तारीख को मौजूद था। आप दूल्हा को आतिशबाजी पे पकड़ते हैं और आपका एडमिनिस्ट्रेशन ये रेस कोर्स पार्क में आतिशबाजी कर रहा होता है, और 23 बार को शुक्र उन्होंने कैंसिल कर दी। जब आप 23 बार की परेड दिखाएंगे, क्या असले की नुमाइश ज़्यादा अजीज़ है या लोगों की जानें बचाना ज़्यादा अजीज़ है? तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हुकूमत की कोई तरजीहात नहीं थी। यही वजह है कि आप जब वैक्सीन लगाने की बारी आती है तो हमारे पास तो स्टॉक ही नहीं है, इसलिए कि हमने कोई तरजीहन परचेज ही नहीं की, हमने फंड तो एलोकेट कर दिया। और जब आपने बात कर रहे थे
ये गाड़ियों की परचेज की तो 468.276 मिलियन रुपीस इन्होंने नई गाड़ी के लिए रखा था। वो भला हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि उन्होंने कहा कि वो इधर कोविड-19 है, आप गाड़ियां खरीदने जा रहे हैं। अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी पिछले हफ्ते वज़रात ख़ज़ाना ने ये ऑब्जेक्शन लगाया है कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सब जुडिस है, लिहाजा हम गाड़ियां नहीं खरीद सकते। अभी एक और रास्ता ढूंढा जा रहा है कि कोविड के नाम पर नई ये जो महंगी गाड़ियां खरीदी जाएं। जब हुकूमत की डायरेक्शन ऐसे हो, किसी को कोई पता ही ना हो। आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे कोरोना ज्यादा फैलेगा। अब जो लास्ट परसों मीटिंग हुई है चीफ मिनिस्टर साहब की, तो उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता, गाड़ियां बंद करनी पड़े, लोगों को पर एफआईआर करनी पड़े, करें, और जो अफसर नहीं करेगा मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और आप पुलिस भर भर के लोगों को पकड़ के साइड पे ले जाती है, पैसे लेती है, छोड़ देती है। ये पुलिस का कल्चर है। अब आप करप्शन ज्यादा फैलाएंगे, लोगों की दुकानों पर चले जाते हैं, बंद करें जी बंद करें। आपने बंद क्यों नहीं की? शटर नीचे करें। और उनको ये भी मालूम नहीं होता कि किस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की दुकानें खोलनी है और कौन सा कारोबार बंद करना है। आपने बंदर के हाथ में ग्रेनेड दे दिया। और मैं कोई पुलिस की हिमायत नहीं करने जा रहा। पुलिस इस वक्त बिलीव करें, पंजाब के लोगों की, जो आप इंडिया की बात कर रहे थे, जहां जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं, मैंने कभी गलत बात नहीं की। पहली दफा मुझे कहना पड़ रहा है कि पुलिस अपने कल्चर में वापस आ गई है, लोगों की बेरहमती कर रही है, लोगों को सरेआम खड़े होकर मुर्गे बनाकर उनसे पैसे बटोरे जा रहे हैं। ऐसा हमें कल्चर नहीं चाहिए। बिल्कुल सेफ्टी के हम हक में हैं, लोगों को जरूर चाहिए। हमें चाहिए था कि हम एजुकेट करते। अगर हमारे पास पैसा आ गया था तो हम मुफ्त में क्या बांटते? हम मुफ्त में मास्क बांटते, लोगों को खड़े होकर तरकीब दे रहे थे, आप मास्क पहने, आप मास्क पहने, आए आप वैक्सीनेशन करवा लें। देखिए हक़ हुक्मरानी जो है ना मोहब्बत के जरिए होता है, सरों पर नहीं होता, दिलों में होता है। ये होती है गुड गवर्नेंस, ये होती है अपनी हुकूमत, ये होती है डेमोक्रेसी की हुकूमत। ये किसने करना था? जैसे आपने शुरू में करना था, ये करना था उन इदारों ने जो कम्युनिटी बेस होते हैं, लोकल गवर्नर। लोकल गवर्नर तो है नहीं भाई, जब आपके नुमाइंदे ही नहीं है जिन्होंने कौम को एजुकेट करना है, मोटिवेट करना है, सिखाना है, पढ़ाना है, आप उनसे काम ही नहीं ले रहे। और जो जिन्होंने करना है उनको आप डंडे मारते हैं सड़कों पे, उनसे आप कहते हैं आप डेंगू भी करना है, आपने वैक्सीनेशन भी करना है, आपने पोलियो भी करना है। अब जब वो मांगते हैं कि हमारे हक तो दे दें, अगर वो नहीं देने भाई तो फिर अब देना क्या है? जब आप साउथ की भी अब आप बात कर रहे थे, तो क्या ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं आता कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम कि तमाम को इससे मिलने चाहिए। जब उन्होंने वहां हुआ क्या कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा भाईजान वो आपको तो पूरे का पूरा टब्बर करप्शन में इन्वॉल्व है, तो कहते नहीं 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 इसको अब बंद कर दिया जाए। ये ऐसे हुक्मरानियां नहीं चलती। बुज़दार साहब, इमरान खान साहब, अगर आप वाकई लीडर हैं तो फिर लीडरी करके दिखाएं। बिल्कुल वक्त मुख्तसर है, वरना हम आपके ख्यालात से मुस्तफीद होते। भट्टी साहब की तरफ जा रहा हूँ। भट्टी साहब, इस वक्त वो वक्त है जब 1.5-2 साल की कॉरेस्पॉन्डेंस के बाद हमारे पीएचडी और पोस्ट पीएचडी स्कॉलर जो है, पोस्ट डॉक्टरेट स्कॉलर जो है, उनका रवाना होने का वक्त है। इन 15-20 दिनों के अंदर उन्होंने पाकिस्तान से रवाना होना है। और आपको पता है कि चाइना, अमेरिका, यूरोप, तीनों जगह से एक ही उनको है कि भाईजान ये वैक्सीन लगवाइए और आ जाइए। और पाकिस्तान में निजी शोबे या सरकारी शोबे में उन बेचारों का कोई 40 साल का बच्चा है, कोई 60 साल कोई 30 साल का बच्चा है, और उन्होंने बड़ी तरद्दुद के बाद ये स्कॉलरशिप जीते हैं। उनके लिए कोई वे फॉरवर्ड नहीं है और वो सामने बैठे हुए अपने स्कॉलरशिप के जाया होने का बेबसी से इंतजार कर रहे हैं और हुकूमत की जाली स्टेटमेंटें सुन के दिन रात डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ये एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जिसकी मैंने आपकी तरफ तवज्जो दिलाई है कि उन्हें जाना बहुत जरूरी है। और ये मुश्किल से हमारे कोई 500-600 लोग होंगे पूरे पाकिस्तान में से जो कि पढ़ने जाएंगे, मुल्क का नाम रोशन करेंगे, लेकिन उनके लिए वैक्सीन नहीं है। भाई साहब, आपको वैक्सीनेशन या वैक्सीन क्यों दें? आपने किया क्या है? आपने तो वोट दिया हुआ अपोजिशन की पार्टीज़ को, तो हम आपको क्यों फैसिलिटेट करेंगे? अब इस बात का तो पहले जवाब दें। दूसरी बात यह है कि अभी 60 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन उन्होंने लगानी शुरू की थी, फिर पंजाब के कुछ अजला में बंद कर दी गई, ये डोजेस कम हो गई हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो पहले सरकारी मुलाजमीन, फ्रंट लाइन वर्कर्स और उनको देनी थी उन्होंने, या कुछ अपने लोगों को भी देनी होंगी, मैं नहीं कहता, हो सकता है मुबैना तौर पर दे दी हो उन्होंने। अब बात रहेगी रही साहब 3 साल की या 8 साल की या 3-3 माह की या नए बच्चों की, बेबीज़ की। रही साहब बात यह है कि पहली बात यह है कि जो इंटरनेशनली अगर आप देखें
तो एक प्लान ये सामने आ रहा है जी कि शायद वो पासपोर्ट के अंदर कोई चीज़ एंटर करने लगे हैं इस किस्म की कि जिसकी वैक्सीनेशन हुई होगी उसका पासपोर्ट का कोई फ़र्क होगा कलर, या उसके ऊपर लिखा जाएगा। तो हमारे पासपोर्ट पे तो ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। हमारा पासपोर्ट तो पहले ही जो है उस बेचारे के बड़ी ज़्यादा उसकी इज्जत होती है कि हम अलहदा लाइन में जाते हैं, हमारे कपड़े जूते सब कुछ उतरवा लेते हैं लोग जब हम इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं। तो रईस साहब वैक्सीनेशन जो है वो तो अभी आई है 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए। अब उन्होंने एक्स्ट्रा किया है कि एक फर्दर एक स्टेप आगे गए हैं कि जी 50 साल, जिसमें आप शामिल होते हैं, मैं तो 60 साल से ऊपर हो गया, आप 50 साल के होंगे, तो 51 साल वालों को लिए उन्होंने कह दिया है कि रईस साहब चूँकि 51 साल के हैं दिन रात डाल के, तो आप इनको वैक्सीनेट कर दें। लेकिन रईस साहब हमारे जो बच्चे हैं या हमारी जो ख़वातीन हैं जो 40 साल से पीछे हैं या 20 साल के हैं, उनके लिए कोई चक्कर ही नहीं है। लेकिन इसके साथ खुशखबरी ये है कि प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने इजाज़त दी है कि जनाब लोगों को लूट लें, फिर दोबारा बुले लूट लो। जैसे किट्स के अंदर ये हुआ था जब ये नई नई किट्स आई थी जिसके अंदर कोरोना वायरस की चेकिंग होनी थी कि जी आपको वायरस है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो 8 से 10 हज़ार का टेस्ट हुआ था। इसी तरह ये वैक्सीनेशन जो है वो इंटरनेशनली वो सेल होंगी, वो पाकिस्तान में आएंगी, मजबूरी में मरता क्या ना करता वो लगवानी पड़ेंगी उन लोगों को। फिर वो देखना ये है जी कि उनकी एक डोज है, दूसरी डोज है, उन्होंने क्या करना है। रईस साहब हम हिज़्ब माशरा नहीं है, बात ज़हन में रखें, हम तरक्की याफ्ता। ये आप भट्टी साहब ये आप शहबाज गिल वाली वैक्सीन की बात कर रहे हैं? रईस साहब वो गिल लगाए या वो आपके आमिर कियानी साहब लगाएं या वो रिजवानुर रहमान रजी साहब इंपोर्ट करें या मेरे दोस्त बुखारी साहब इंपोर्ट करें या मलिक साहब इंपोर्ट करें या कोई भी साहब इंपोर्ट करें, रईस साहब वो आपको मुफ्त नहीं मिलनी है, वो आपको पैसे देने पड़ने हैं। आपको हम मुफ्त क्यों दे दें? 2 साल 3 साल वावेला हम लोग करते रहे जी कि दवाइयों के ऊपर लोग पैसे खा गए, उस बंदे को नवाज दिया। जहां पे करप्शन साबित होने लगती है वहां पे वो कहते हैं जी इसको काम को खत्म करें, आगे चलें। अब क्या हफीज शेख साहब को छोड़ देना चाहिए? जो कुछ उन्होंने इस मुल्क हमारी मैशियत के साथ किया है, क्या उनको छोड़ना चाहिए? क्या उनको स्पेयर होना चाहिए इस मसले पे? उनको फारिग करके नया बंदा ला के बिठाने लगे हैं कि लो जी अब अगले 2 साल आप निबड़ लें इन लोगों से। रईस साहब ये मुजरिमाना जिसको कहते हैं ना क्रिमिनल एक्ट्स हैं हमारी हुकूमत के, मेरी हुकूमत है ये, मैंने भी हो सकता है वोट दिया हो, कई और लोगों ने भी वोट दिए हैं जो सुन रहे होंगे, लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। तो वो क्यों आपको दवाइयां देंगे जी? जो चीज 80 रुपए की थी, आपकी ब्लड प्रेशर की जो गोली है, आप बड़ा एक दिन ब्लड प्रेशर गुस्से में बोल गए कि जी 500 कुछ रुपए की होगी। रईस साहब शुक्र करें आपको मिल रही है, नहीं मिलती तो आप क्या कर लेते हैं? इनका कुछ भी नहीं। तो इसी तरह ये है कि वो जो भी साहब मंगाएंगे वो वैक्सीनेशन या वैक्सीन का जो वॉयल है वो इसी तरह ही आएगा। बहुत सारी आपकी पंजाब उसकी जो है वो कराची पोर्ट पे भी सुनने में आया, मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता, मेरी इतलात नहीं है, सुनने में आया जी कि बहुत सारी वैक्सीन वहां पे आई हैं, उनकी कोई क्लियरेंस का मामला हो गया। ऑब्वियसली वो प्राइवेट सेक्टर ने मंगाई होंगी, क्लियरेंस हो जाएगी, लेकिन जितनी देर में वो पड़ी हैं, तो रईस साहब वो बात यह है कि वो कोई वहां फ्रिज में तो नहीं पड़ी हुई ना, वो तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन लोग लगवा लेंगे। प्राइवेट सेक्टर वाले जो लोग हैं, जो हम जैसे हैं, जिन्होंने कुछ सारी 2-4 हज़ार जमा करके हमने लगवानी हमारी मजबूरी है। लेकिन आप देखिए कि लोग भी रईस साहब बाज नहीं आते हैं। मैंने गुज़िश्ता रोज भी ये बात की थी, लोग भी बाज नहीं आते। रोजाना की बुनियाद पर जब कह जो दिया कि भाई मास्क लगा लो, 5 रुपए का है, 10 रुपए का, चलो लगा लो, वो लगा लो, पहन लो, दूसरा ले लो, बड़े वाला ले लो, उसको वॉश करके दोबारा। हम रईस साहब रोजाना 500 से 700 बंदा पकड़ रहे हैं। पुलिस क्या करे मुझे बताएं? हम पुलिस को बार बार ब्लेम करते हैं, पुलिस ने अपना काम करना है, उनको डंडा आया हुआ है। आप ये देखिए रईस साहब, खौफनाक हद तक इजाफा है कोरोना केसेस में। बच्चों के अंदर खास तौर पे 8 से 10 बच्चे रोजाना चिल्ड्रन हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं। अल्लाह उनको सेहतयाबी से नवाजे। मामला ये है, मेरे अपने एक अजीज हैं, उनकी 6 के 7 साल की बच्ची है अंदाजन मेरा ख्याल है, उसको कोरोना हो गया है। अब आप देखिए कि ये वेव इस तरह की है, हमें खुद भी एहतियात करनी चाहिए। हुकूमत पे सारा कुछ मत छोड़े, हुकूमत खुद भी एहतियात करनी चाहिए। वक्त बहुत ज्यादा हो गया भट्टी साहब, हमें आज के लिए मौजू को यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया साबर शाह साहब, अब्दुल्ला मलिक साहब और जनाब अरसलान रफीक भट्टी साहब। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।